नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 31 31वें एपिसोड के सवालों को लिया था। उन सवालों के जवाब मैंने सटीकता के साथ देने की कोशिश की थी। आज के इस एपिसोड में, आज की इस वीडियो में 31वें एपिसोड के साथ साथ 32वें एपिसोड के सवालों को लिया जाएगा और उनके जवाब अगेन मैं सटीकता के साथ देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषी प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आपको उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि जो भी सवाल हो सार्वजनिक हो। यदि कोई ऐसा सवाल है जो कि पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड है, पर्सनल आपकी निजी जिंदगी से रिलेटेड है, तो ऐसे सवाल को फिलहाल इस सवाल जवाब की सीरीज में नहीं लिया जा सकता। आने वाले समय में उसके लिए अलग से सेशन रखेंगे, लाइव सेशन रखेंगे। आपकी निजी जिंदगी के सवालों के भी जवाब मैं दूंगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। गौरवी श्रीवास्तव जी मुझसे सवाल करती हैं। हाय सर, नमस्ते। नमस्ते गौरवी जी। माय क्वेश्चन इज की मोशन के साथ डायमंड धारण किया जाता है क्या? देखिए, कीज मोशन आपने कहा या मोशन कीज होता है, जहां तक मैं समझा हूं। हालांकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, लेकिन जहां तक मैं समझा हूं आप ये पूछ रहे हैं कोई एक प्रकार का छल्ला कुछ होता है ये, उसके साथ क्या डायमंड धारण किया जा सकता है? ऐसे कई तरह के सवाल मेरे पास आते हैं जिसमें कहते हैं गले में क्या नेकलेस में डायमंड या फिर कोई और स्टोन धारण कर सकते हैं, ब्रेसलेट में क्या कर सकते हैं, फिंगर में क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा जवाब ये होता है कि सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या आपकी कुंडली उस स्टोन को धारण करने की परमिशन देती है। यदि हाँ, तो उस स्टोन को आपको उससे रिलेटेड फिंगर में ही और उससे रिलेटेड धातु में ही धारण करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि क्या होगा कि यदि आप किसी और छल्ले में या फिर गले में या फिर ब्रेसलेट में धारण करते हैं तो देखिए, दूसरों को देखते हुए उस स्टार ने ब्रेसलेट में पहना है, उस सुपर स्टार, उस फिल्म स्टार ने ब्रेसलेट में पहना है, तो मैं भी पहन लूं। दूसरों को देखते हुए यदि आप इस तरह का कोई कृत्य करते हैं तो आपको उसके ज्यादा परिणाम, उसके ज्यादा फल आपको नहीं मिलने वाले। आपको उससे रिलेटेड फिंगर में ही धारण करना चाहिए। रही बात कि धारण कर लेंगे तो क्या खराब होगा? खराब कुछ नहीं होने वाला, बस अच्छा नहीं होगा, मैं आपसे ये कहूंगा। तो बिल्कुल कीज मोशन के साथ या किसी छल्ले के साथ या गले में या ब्रेसलेट में धारण कीजिए, कोई खराबी नहीं है। लेकिन यदि अच्छे रिजल्ट चाहिए तो उस स्टोन को आप उससे रिलेटेड फिंगर में और उससे रिलेटेड धातु में ही धारण कीजिए। ज्योति जी ये मुझे सवाल करती हैं कि गौरव जी नमस्ते। नमस्ते ज्योति जी, कृपया ये बताएं कि क्या किसी ग्रह का उपाय शुक्ल पक्ष में ही किया जाना चाहिए या फिर कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं? ज्योति जी, उपायों की यदि बात करें और यदि शांति की बात करें, रत्न की बात न करें, रत्न जो कि किसी भी ग्रह की पावर को बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने की बात न करें, शांत करने की यदि बात करें, तो कृष्ण पक्ष हो शुक्ल पक्ष हो, आप कभी भी शांति का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पक्ष नहीं देखने की जरूरत है। किसी भी ग्रह की शांति किसी भी पक्ष में की जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि उनको रत्न उनके रिलेटेड यदि रत्न पहनना है तो वो जरूर से आपको शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में पहनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि जो गुरु है, जो भी देव ग्रह या सात्विक ग्रह, जैसे गुरु है, गुरु के बाद में सूर्य देव हो गए, मंगल हो गए, ये जो 2-3 ग्रह हैं इनको शुक्ल पक्ष में ही धारण किया जाता है। बुध हुए या शुक्र हुए, इनका कोई भी नहीं है, आप कभी भी इन्हें धारण कर सकते हैं। रही बात शनि की, शनि के साथ राहु और केतु की, तो इनके जो रत्न होते हैं इनको कृष्ण पक्ष में धारण आपको करना चाहिए। बाकी शुक्ल पक्ष के लिए केवल गुरु, सूर्य और मंगल माने गए हैं। गुरु, सूर्य, मंगल के रत्न माने गए हैं, जो कि पुखराज, माणिक्य और मूंगा हो सकते हैं। इसके बाद में सुनील जी मुझसे सवाल करते हैं। नमस्कार डॉक्टर गौरव। नमस्कार सुनील जी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। माय क्वेश्चन इज, कन्या लग्न में राहु 8th भाव में हो तो क्या राहु का रत्न पहना जा सकता है? देखिए सुनील जी, ऐसा है कि मैं शुरू से इस बात को बार बार कहते आ रहा हूं कि तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में कोई भी ग्रह सामान्यतः अपने अच्छे फल नहीं देता। विपरीत राज्यों की स्थिति यदि बन रही है तो वो अच्छे फल दे सकता है, लेकिन उसके अलावा वो अच्छे फल अपने नहीं देता। तो कोई भी ग्रह हो, मैं राहु को नहीं लूंगा, कोई भी ग्रह हो, पहले तो देखिए कि क्या वो विपरीत राज्यों की स्थिति बना रहा है। ये स्थिति बना रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको मेरे वीडियो से पता चलेगा। एक विपरीत राज्यों के नाम से आपको वीडियो मिलेगा, उसे देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या कोई ग्रह विपरीत राज्यों की स्थिति आपकी कुंडली में बना रहा है। यदि हाँ, तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं यदि वो कमजोर बैठा हुआ है तो। लेकिन विपरीत राज्यों की स्थितियां बहुत कम बन पाती है, तो यदि कम बनती है तो आपको तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठे किसी भी ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं राहु 6वें भाव में बहुत अच्छे फल देते हैं, 8वें भाव में बहुत अच्छे फल देते हैं।
मुझे तो समझ नहीं आता कि यदि आप लोग प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, यदि आप लोग प्रैक्टिकली कुंडलियाँ देखते हैं, तो किसी की कुंडली में राहु 6वें भाव में है और उसकी महादशा चल रही है, तो वो आपको कभी नहीं ये कहेगा कि उसका अच्छा समय चल रहा है। वो हमेशा आपके सामने आकर के तकलीफ ही जाहिर करेगा और अच्छी खासी तकलीफ जाहिर करेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 6वें 8वें भाव में राहु अच्छे फल देते हैं? तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है राहु का रत्न धारण न करें। सुनील जी के बाद रुपिंदर जी मुझसे सवाल करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार रुपिंदर जी, आपके समझाने का ढंग बहुत अच्छा है, मुझे बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। फिर आप कह रहे हैं मुझे बताएं कि मंगल लग्नेश होकर भाग्य भाव में नीच का है 17 डिग्री के साथ, क्या भाग्य का फल और दृष्टि फल नहीं मिलेगा या रत्न पहन करके ठीक होगा? रुपिंदर जी, यदि लग्नेश है वो कहीं पर भी, भाग्य स्थान पर भी या कहीं पर भी नीच राशि स्थित होकर के बैठते हैं, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि क्या नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है। यदि बन रही तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले हो गई, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीच भंग राजयोग की स्थिति नहीं बन रही है तो जरूर से ये अपने खराब फल देंगे। ये समझ लीजिए मारक ग्रह के समान फल देने वाले हो गए। टेक्निकली है तो योग कारक ही ग्रह, लेकिन मारक ग्रह के समान फल देने वाले हो गए। अच्छा, नीच भंग राजयोग की स्थिति क्या होती है? यदि आपको नहीं पता है या किसी दर्शक को नहीं पता है तो आप इसी चैनल पर नीच भंग राजयोग का वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो नीच राशि स्थित है और यदि वो खराब है, मानते हैं हम कि नीच भंग राजयोग की स्थिति नहीं बन रही है, तो यहाँ पर इसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, ये अपने खराब ही फल देगा। इसलिए आपको यहाँ पर इनके शांति के उपाय करने चाहिए। हाँ, लग्नेश है, मैं हमेशा कहता हूँ लग्नेश का दान न करें, लेकिन लग्नेश के लिए आप जो है मंत्र का उच्चारण रोजाना कर सकते हैं। आपने मंगल की बात की, मंगल देव का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का सुबह के वक्त 108 बार जाप करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए कि क्या ये नीच भंग राजयोग की स्थिति में तो नहीं है। यदि नीच भंग राजयोग की स्थिति में है तो रत्न धारण करने की जरूरत भी नहीं, कोई मंत्र करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी कहा कि 17 डिग्री है, मतलब इनफ कैपेबल है, वो जैसे हैं वैसे ही उन्हें अच्छा रहने दीजिए। वोना पटेल जी मुझे सवाल करते हैं। नमस्ते गौरव जी। नमस्ते वोना जी। लॉट्स ऑफ गुड विशेस योर वे, you are doing great job by making such awesome videos. Thank you very much Vona ji. How to handle planets placed in 3rd, 6th and 8th house? देखिए, आपने जो सवाल किया वो बड़ा लंबा सा सवाल है। आपने कुछ डिग्रीज की बात की है वगैरह वगैरह, वो पूरा लंबा सवाल हम यहाँ पर नहीं लेते, थोड़ा सा पर्सनल भी हो जाता है। लेकिन शुरुआत के आपके जो 2-3 लाइन से उसे मैं यहाँ पर लेता हूँ। आपने यहाँ पर कहा हाउ टू हैंडल प्लैनेट्स प्लेस्ड इन 3rd, 6th and 8th हाउस, व्हाट रिजल्ट वन कैन एक्सपेक्ट with chart that shows 6th prominent, like 10th lord in 6th house in the both lagna chart and D10 chart। वोना जी ये कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी की कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें, तीसरे 6वें 8वें भाव में कोई ग्रह यदि बैठा हुआ है तो उसको किस तरह से हम देखें, उसको किस तरह से हमें उपाय उसके लिए करने चाहिए। साथ ही साथ यदि 10th हाउस लॉर्ड यदि 6वें भाव में चला गया, लग्न कुंडली के भी और दशमांश कुंडली के भी, तो इसका क्या प्रभाव यहाँ पर आपको पड़ेगा। आपने आगे भी कुछ आपके पर्सनल कुंडली को लेकर के भी कुछ सवाल किए जिन्हें फिलहाल अभी हम नहीं लेते हैं, आपको इसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, तीसरे, 6वें, 8वें या 12वें भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो मैं अगेन अभी जस्ट पहले आपको जो मैंने आंसर दिया वही आपको भी आंसर दूंगा कि विपरीत राजयोग की स्थिति में यदि कोई बैठता है, तीसरे भाव में विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, लेकिन 6वें, 8वें या 12वें भाव में तो बन जाएगा। तो विपरीत राजयोग की स्थिति में यदि कोई ग्रह बैठता है तो वही अपने अच्छे फल दे सकता है। यदि विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बनती है तो उन्हें हैंडल कैसे करें, उनका उपाय कैसे करें, तो आप उपायों की सीरीज में जाइए। इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें उपायों का सीरीज है, उसमें आप जाइए, उसमें जा करके आपको उपाय जो भी ग्रह का आपको यहाँ पर लग रहा है कि ये ग्रह तीसरे, 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ करके खराब हो गया, उसका उपाय आप करें। लग्नेश है तो उसका दान न करें, बस इतना आप ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि 10वें भाव का स्वामी 6वें भाव में आकर के बैठ गया, वो लग्न में भी, लग्न कुंडली में भी, D1 चार्ट में भी और D10 चार्ट में भी, दशमांश कुंडली में भी। दशम भाव जो होता है वो आपके नौकरी या व्यवसाय का भाव होता है। 6वां भाव जो होता है वो खराब भाव तो है, शत्रु का भाव है, रोग का भाव है, लेकिन वो नौकरी का भाव भी है। तो ये जब भाव जुड़ जाते हैं ना,
10वें भाव से 6वां भाव यदि कहीं जुड़ जाता है, यदि कहीं कनेक्शन हो जाता है, तो ये साबित करता है कि इंसान को नौकरी ही करनी चाहिए। यदि इंसान नौकरी करता है तो उसमें ज़्यादा वो सक्सेस होता है, या फिर बिजनेस करे तो पैतृक व्यवसाय करे। ये चीज़, ये जो आपने कॉम्बिनेशन बताया, चाहे D1 का हो, चाहे D10 का हो, चाहे दोनों का हो, ये कंफर्म करता है कि नौकरी इंसान करेगा तो ज़्यादा उसके लिए बेहतर होगी। इनके बाद पीयूष पंड्या जी मुझसे सवाल करते हैं, सर मिथुन लग्न की कुंडली में शनि और राहु की युति 3rd हाउस, क्या संतान, हेल्थ या आयु पे खराब इफेक्ट होगा, कृपया बताएं। ये कहते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली में 3य भाव में शनि और राहु की युति है तो संतान को कोई दिक्कत होगी। मैं समझ नहीं पाया, यदि 3य भाव में शनि और राहु बैठे हैं तो संतान को क्यों दिक्कत होगी? क्या शनि का दृष्टि पड़ रहा है 5th हाउस में, इस वजह से? मुझे कुछ समझ नहीं आया। कोई संतान को, आपकी संतान को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। शनि का दृष्टि पड़ रहा है, शनि योगकारक ग्रह मिथुन लगने की कुंडली के, हो सकता है संतान को डिले करें, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं करने वाले, भले ही वो शत्रु राशि में बैठे हैं। तो संतान का कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज या कोई आयु पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो संतान की कुंडली देखना पड़ेगी, लेकिन आपकी कुंडली से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं यहाँ पर। शुभ्रकांता महापात्रा जी मुझसे सवाल करते हैं, सर अगर 7th लॉर्ड बुध हो और वो सूर्य के साथ युति होते हैं तो 12 भावों में उनका क्या प्रभाव होगा? अच्छा, शुभ्रकांता जी ये पूछ रहे हैं कि सूर्य और बुध का यदि युति हो जाता है तो 12 भाव में कैसा क्या प्रभाव देंगे। देखिए ऐसा है शुभ्रकांता जी कि मैंने एक पूरा सीरीज बनाया है बुधादित्य राजयोग पर। एक वीडियो है इंडिविजुअल और उसके बाद फिर 12 वीडियो अलग है, मतलब टोटल 13 वीडियो आपको इसी चैनल पर बुधादित्य राजयोग के नाम से मिल जाएंगे। उसमें मैंने अलग अलग भावों पर भी सूर्य और बुध साथ में बैठे तो क्या फल देंगे, क्या परिणाम देंगे, ये मैंने बताया। आप जाइए उन 12-13 वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मनीष जायसवाल जी मुझसे सवाल करते हैं, नमस्ते सर जी। नमस्ते मनीष जी, मेरा सवाल है कि कर्क लग्न की कुंडली में 7th भाव में गुरु नीच राशि में हो और चंद्र 1st भाव में स्व राशि में हो तो क्या गुरु का नीच भंग राजयोग होगा? यही तो, क्या गुरु के उपाय करने चाहिए? मनीष जी, नीच राशि स्थित गुरु होते हैं 10 नंबर के साथ या फिर मकर राशि के साथ। अभी नीच भंग राजयोग का वीडियो देखिए, उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि 10 नंबर जो है वो शनिदेव की राशि है, तो शनिदेव का कहीं प्रभाव पड़े, कहीं दृष्टि पड़े, कहीं युति संबंध हो, या मंगल का कहीं प्रभाव पड़े। मंगल क्यों? क्योंकि मंगल 10 नंबर के साथ उच्च राशि हो जाते हैं। 10 नंबर यानी मकर राशि के साथ उच्च राशि के हो जाते हैं। तो यदि मंगल या शनि का कहीं प्रभाव पड़ता है, दृष्टि हो, युति संबंध हो किसी भी तरह से, तो ये नीच भंग राजयोग की स्थिति हो सकती है। लेकिन चंद्र का लग्न पर बैठना ये कोई नीच भंग राजयोग की स्थिति नहीं बनाता है और नहीं गज केसरी योग का निर्माण करता है। भले ही एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन गुरु नीच राशि स्थित हो गए तो नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है या नहीं बन रही, आपको ये देखना चाहिए। उसके लिए आप मेरा वीडियो देखिए नीच भंग राजयोग का। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव के सामान्य तौर पर यदि मान लें कि नीच भंग राजयोग की स्थिति शनि और मंगल के द्वारा नहीं बन रही है तो गुरुदेव का उपाय जरूर से करना चाहिए। उपायों की सीरीज में जाइए, गुरु बृहस्पति का वीडियो देखिए और उसमें जो जो उपाय आपको बताए गए हैं वो आप कीजिए। प्रदीप परमार जी मुझे सवाल करते हैं, सर अगर तुला लग्न में शुक्र, शनि और मंगल 9th हाउस में हो और शुक्र की डिग्री 0 हो तो क्या जातक दीर्घायु होता है? बिल्कुल प्रदीप जी, मैंने दीर्घायु योग के वीडियो में बताया है कि अष्टमेश का या अष्टम भाव का शनि से या राहु से कहीं प्रभाव हो जाता है तो दीर्घायु योग हो जाता है। चाहे यहाँ पर शुक्र जो है वो 0 डिग्री है, अष्टमेश तो है ना, अष्टमेश है, उनके साथ शनि आकर के बैठे हैं, 0 डिग्री भले ही है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव और शुक्रदेव का युति दीर्घायु योग जरूर से बनाएगा। यहाँ पर शुक्रदेव को और बल देना चाहिए, यदि 9वें भाव में शुक्र आकर के बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने ही सवालों को लिया गया। आने वाले एपिसोड में, आने वाले वीडियोस में और सवालों को लिया जाएगा। अलग अलग टॉपिक्स पर और वीडियोस आपको मिलेंगे, राशिफल के वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा आज के इस वीडियो में। नमस्कार।